जय श्री राम दोस्तों। अब तक हमने भारतीय इतिहास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। मॉडर्न इंडिया में हमने देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियां पढ़ी, धर्म सुधार आंदोलन पढ़े, ब्रिटिश की भारतीय राज्यों के प्रति भी नीतियां पढ़ी। उसके अलावा हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा है। अब गांधी जी के बारे में हमें भी पढ़े जा रहे हैं और आज शायद कोशिश करेंगे हम कि गांधी जी के बारे में पढ़ने का ये अंतिम चरण हो। हमने गांधी जी के जो शुरुआती आंदोलन थे आपके सामने देखिए, गांधी जी का प्रारंभिक परिचय दिया मैंने, गांधी जी के बारे में बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, किस प्रकार वो भारतीय जनमानस के पटल पर छाए। उसके बाद उन्होंने जो खेड़ा, अहमदाबाद और आपके क्या नाम है चंपारण, जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा ये इनका क्रम है, उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है, आंदोलन किए। फिर इनके अनेक आंदोलन आए जिनमें रोलर सत्याग्रह हुआ, आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उनके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब किया। फिर हमने अभी देखा था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो वहां पर भी बात नहीं बनी। उसके बाद भारतीय राजनीति में एक छोटा सा त्रिपुरी संकट आया, उसके बारे में हमने बात की। आज हम गांधी जी के जो सबसे अंतिम कहेंगे एक तरीके का हम कि जो अंतिम गांधी जी का आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम भारत छोड़ो आंदोलन जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 1939 में आपके त्रिपुरी संकट के बाद गांधी जी की बात मान ली गई थी, मैंने आपको बता दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा वगैरह दे दिया। अब उन सबका हमने अलग रखा है, हमने सिर्फ गांधी जी पर ध्यान देते हुए पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी पर जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि उसके बाद गांधी जी ने किस प्रकार की नीतियां बनाई। तो दोस्तों अगर अभी भी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इतना तो तय है कि आपको हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है, तभी आप हम सबका इतना सहयोग कर रहे हो। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे गांधी जी के अगले प्रयास की। तो गांधी जी ने अगला क्या प्रयास किया, तो गांधी जी ने प्रयास किया कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, मतलब एक तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले ही चला दिया था, वो तो कैसा था, वो था सामूहिक। अब गांधी जी प्रयास कर रहे हैं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें गांधी जी किसी को एक सत्याग्रही चुनते हैं और वो सत्याग्रही दूर दूर जाकर के मतलब यूं ही घूमते फिरते क्या करता है, सरकार विरोधी भाषण देता है, युद्ध विरोधी भाषण देता है। क्योंकि उसी समय आपको पता होगा कि 1939 से 45 के बीच क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। दुनिया में क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो रहा था दुनिया में, सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या हो रहा था दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी पूरी दुनिया में। अब उसके साथ साथ आपके मैंने बताया था कि जो भारत के कौन थे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने क्या कह दिया था, उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि अभी ब्रिटिशर्स की स्थिति बहुत खराब है और हमें इसका फायदा उठाते हुए इनके खिलाफ कुछ कार्य करने चाहिए। लेकिन गांधी जी इस बात से क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके खिलाफ कोई भी मूवमेंट, नया आंदोलन नहीं चलाएंगे, पर हम अपना जो राजनीतिक जागृति का जो कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक चेतना हम कह सकते हैं, राजनीतिक जागृति हम कह सकते हैं, उसका जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि ताकि ब्रिटिशर्स को भी कोई परेशानी ना हो और हमारा कार्य भी चलता रहे। तो गांधी जी ने सुझाव किसका दिया, उन्होंने सुझाव दिया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब इस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से गांधी जी क्या करते थे, सत्याग्रही चुनते थे और वो सत्याग्रही क्या करता था, घूम घूम करके युद्ध विरोधी भाषण दिया करता था, सरकार विरोधी भाषण दिया करता था। और ऐसा नहीं है कि वो भाषण यूं ही दे रहा है, वो भाषण देने से पहले संबंधित जो नगर अधिकारी होता था ना, उसको क्या करता था, उसको सूचना देता था। तो और इसमें क्या होता था कि भाषण शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद भाषण नहीं दिया जाता, मतलब केवल दिन दिन में ही ये कार्य किए जाते थे। ये सब क्या किया, गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा बनाई। इसमें उन्होंने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना, उसके बाद आपके जवाहरलाल नेहरू को दूसरा चुना, तीसरा चुना वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन आप सभी को ये पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तो जब तक भाषण देते उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस प्रकार गांधी जी ने अगला जो था
सत्याग्रही किसको? ब्रह्मदत्त को चुना था। तो ये सब बातें हमने जान तो ली हैं, अब जानने के बाद थोड़ा सा इनको पढ़ भी लेते हैं ताकि आप लोग इसको जान सकें और अगर कोई चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करेंगे हम आपके व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब मैंने बता ही दिया कि इस आंदोलन का उद्देश्य ही क्या है? व्यक्तिगत रूप से कार्य करना है। तो अब गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? गांधी जी दबाव बनाना चाह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स एक तरफ जब युद्ध में उलझे हैं और अगर आंतरिक कलह भी उनके सामने आ जाएगी, आंतरिक समस्याएं भी आ जाएंगी, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? शायद भारत को आजादी दे दें। क्या दे दें? भारत को आजादी दे दें। तो गांधी जी ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या किया था? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? तो ये चला था दोस्तों आपके 1940 में। कब चला था? 1940। और वो भी कब? अक्टूबर 1940 में। कब चला था? अक्टूबर 1940 में। अब इसके बाद क्या होता है? देखिए हम आगे की कंडीशन देखते हैं कि यहां से गांधी जी ने शुरुआत कर दी। अब गांधी जी ने क्या किया है? जो अपना पहला सत्याग्रही था, इसमें क्या है? गांधी जी सत्याग्रही चुन करके भेजते थे। तो पहला सत्याग्रही गांधी जी ने किसे चुना? पहला सत्याग्रही किसको चुना? आपके विनोबा भावे को। किसको चुना? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और आपको पता होगा विनोबा भावे किससे जुड़े थे? ये जो भूदान कार्यक्रम था ना, भूदान आंदोलन, उससे भी कौन जुड़े थे? आपके विनोबा भावे। अब विनोबा भावे ने क्या किया? विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत कर दी। कहां से शुरुआत कर दी? आपके पवनार महाराष्ट्र से। कहां से शुरुआत कर दी? पवनार महाराष्ट्र से। शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को। देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यक्तिगत जो है कब से शुरू हुआ? अक्टूबर 1940 से। और विनोबा भावे यानी इसी अक्टूबर में कब से शुरू कर रहे हैं? 17 अक्टूबर 1940। कहां से कर रहे हैं? आपके पवनार। और पवनार कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे है? आपके महाराष्ट्र में। कौन कर रहे हैं? आपके विनोबा भावे ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये जो आंदोलन है इसमें क्या होता है? आपके जनता की सक्रिय भूमिका नहीं होती। सक्रिय भूमिका नहीं। ठीक है, सत्याग्रही जो आपका ये सत्याग्रही है, ये क्या करेगा? सत्याग्रही घूम घूम कर युद्ध विरोधी भाषण देगा। क्या करेगा? सत्याग्रही युद्ध विरोधी भाषण क्या करेगा? युद्ध विरोधी क्या देगा? भाषण देगा। और कहां जाएगा? भाषण देते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा दोस्तों? दिल्ली की ओर। क्यों? रीजन तो जानते होंगे ना आप। क्या करेगा? दिल्ली की ओर बढ़ने का। दिल्ली की ओर बढ़ेगा। तो आपको ये तो पता होगा कि दिल्ली की ओर क्यों बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि दिल्ली में क्या रहती है? दिल्ली में सरकार रहती है। कौन रहती है? सरकार रहती है। अब आप कहेंगे कि सरकार तो हर जगह है, तो ऐसा नहीं होता है। जहां से सरकार का कार्य होता है, प्रशासनिक कामकाज होते हैं, वही कहते हैं कि वही सरकार का क्या होता है? घर होता है। वही क्या होता है? सरकार का घर होता है। तो उस समय दिल्ली में कौन बैठता था? दिल्ली में वायसराय बैठता था। कौन बैठता था? वायसराय। आपका जो आज राष्ट्रपति भवन है ना, किसी समय वायसराय हाउस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वायसराय हाउस हुआ करता था। अब सत्याग्रही युद्ध विरोधी भाषण देते हुए दिल्ली की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होता था? रविवार को, क्रिसमस को क्या नहीं होता था? भाषण नहीं होता था। रविवार व क्रिसमस को भाषण नहीं। क्रिसमस को भाषण नहीं, मतलब इन दिनों क्या होता था? भाषण नहीं होता था। और शाम को कब नहीं होता था? 6 बजे बाद भाषण नहीं।
6 बजे बाद भाषण नहीं। ठीक है, अब सत्याग्रही क्या कर रहा है? देखिए सत्याग्रही भाषण दे रहा है ना, उससे पहले ही किसको बता रहा है? उससे पहले ये संबंधित अधिकारी, जो जिला अधिकारी होगा या खंड अधिकारी होगा, उसको बताएगा कि हाँ आज मैं इस स्थान पर क्या करूंगा, भाषण दूंगा। तो सत्याग्रही क्या कर रहा है? भाषण देने का समय बता रहा है। अब क्या होता है इसके बाद? इसके बाद हो जाते हैं आपके विनोबा भावे गिरफ्तार। क्यों? जब ये बताएंगे तो सरकार तो क्या करेगी? सीधा इनको गिरफ्तार करेगी। तो विनोबा भावे की गिरफ्तारी के बाद दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू कौन चुने गए? आपके जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन चुने गए? तीसरे सत्याग्रही कौन चुने गए? तीसरे चुने गए आपके सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये कोई भाषण देते हैं उससे पहले ही क्या कर लिया? इनको गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों को जब पहले ही गिरफ्तार कर लिया तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौथा सत्याग्रही कौन चुना गया था? वैसे तो देखिए ज्यादातर प्रश्न होता है आपके सामने पहला सत्याग्रही, ठीक है, कई बार दूसरा और तीसरा पूछा, लेकिन ये चौथा भी पूछा जा चुका है। तो चौथा सत्याग्रही कौन था? आपका ब्रह्मदत्त। कौन था? ब्रह्मदत्त को चुना गया। चौथा सत्याग्रही किसको चुना गया? ब्रह्मदत्त को चुना गया। तो ये तो क्या था? आपका व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके अलावा हमारे पास एक और गांधी जी का स्पेशल स्टेटमेंट है जो उन्होंने किसके बारे में दिया था? क्रिप्स मिशन के लिए। किसके लिए कहा था? क्रिप्स मिशन के लिए कहा था। तो मैं उसको यहीं लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन हम बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ गांधी जी पढ़ रहे हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा गांधी जी के अलावा, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, क्योंकि बाद में मैं क्रिप्स मिशन के टाइम पर लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ भी हम देख सकते हैं आपके लिए कि क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने क्या कहा? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो ये किसने कहा? ये कहा आपके गांधी जी ने। अब देखिए दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक से अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा बैंक जिसके खुद के पास कुछ है नहीं, बैंक के पास खुद के पास कुछ है नहीं, और फिर भी वो क्या कर रहा है? अगले डेट का क्या दे रहा है? चेक दे रहा है कि कभी मेरे पास ऐसी चीज आ जाएगी तो मैं आपको कैश कर दूंगा। ये क्या है? इसका पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है। तो दोस्तों आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1942 में आप सभी को पता है हिंदुस्तान में क्या शुरू होता है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या शुरू होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। अब आपके सामने जो चीजें आएंगी वो आएंगी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। किससे संबंधित आएंगी? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। तो देखिए 14 जुलाई 1942 को क्या होती है? कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। क्या होती है? कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। अब उस जो बैठक होती है उसके अंदर गांधी जी क्या करते हैं? आपके ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का क्या ले लेते हैं? एक निर्णय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? निर्णय ले लेते हैं। तो हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1942 तो आपको पता ही है, लिख देता हूं मैं 1942। अब 14 जुलाई 1942 को, कब? 14 जुलाई 1942 को क्या करते हैं गांधी जी? आपके भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का क्या करते हैं? निर्णय। आंदोलन
यहाँ पे अगर मैं आंदोलन बोलूंगा ना दोस्तों, तो आंदोलन का मतलब वही होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। अगस्त क्रांति भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति भी इसी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि 14 जुलाई को निर्णय होता है और 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके अगस्त के अंदर ही फिर 7 अगस्त को आपको पता ही है कि कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है ग्वालियर के टैंक मैदान में। तो उसी के बाद से क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है। इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्रांति का मतलब ही क्या होता है कि जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही है, पूर्व व्यवस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन। क्या करते हैं, पूर्व व्यवस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन। अब तक तो क्या हो रहा था, अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, और इस आंदोलन के बाद क्या होगा, हम स्वयं खुद पर राज करेंगे। अब हम अपने भाग्य के विधाता खुद बन जाएंगे। जैसे आज हम हैं, हम जिसको चाहते हैं अपने वोट की ताकत के माध्यम से किसी को भी अर्श पे तो किसी को भी फर्श पे पटक देते हैं। तो आंदोलन शुरू करने का क्या किया, निर्णय किया, करने का निर्णय किया। अब निर्णय करने के बाद आपके 2 नेता होते हैं, कौन कौन, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, और आपके दूसरे होते हैं तेज बहादुर सप्रू। क्या करते हैं, आंदोलन का विरोध। क्या करते हैं, आंदोलन का विरोध। ये कहते हैं आंदोलन की जरूरत नहीं है। कौन कहते हैं, आपके राजगोपालाचारी और तेज बहादुर सप्रू। तो ये क्या करते हैं, आपके आंदोलन का विरोध कर देते हैं, राजगोपालाचारी और तेज बहादुर सप्रू। अब क्यों कहते हैं, ये देखिए, ये आंदोलन का विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद ये कांग्रेस की कार्य समिति से क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो अब गांधी जी को और गुस्सा आता है और गांधी जी इन विरोधियों को एक बात बोलते हैं कि मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन क्या कर सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं। मतलब मैं इस देश की मिट्टी से क्या कर सकता हूं, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं। तो गांधी जी ने क्या इनको चुनौती देते हुए क्या कोट किया है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसका है, मैं इस देश की बालू से, बालू समझते हैं ना आप, रेत या मिट्टी, इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, खड़ा कर सकता हूं। मतलब गांधी जी कहते हैं कि मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि कांग्रेस के सदस्य विरोध करेंगे तो महात्मा गांधी आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि गांधी जी ने ऐसा प्रभाव डाला भारतीय जनमानस पर कि अब गांधी जी स्वयं कांग्रेस से बड़े हो गए थे। क्या हो गए थे, कांग्रेस से भी स्वयं बड़े हो गए थे। अब होता है यहाँ पे कांग्रेस का वर्धा सम्मेलन, और वर्धा सम्मेलन में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में, किसमें, वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है। का प्रस्ताव पारित कब हो जाता है, आपके भारत छोड़ो आंदोलन में। अब भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो प्रस्ताव होता है ना, ये किसने पास करवाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए गांधी जी के काफी चहेते भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पास करवाया। वर्धा सम्मेलन हो रहा था ना, तो ये प्रस्ताव किसने पास करवाया, आपके जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पास करवाया। 1 अगस्त 1942 को क्या मनाया गया, आपका तिलक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, तिलक दिवस। क्यों मनाया गया, क्योंकि आपको पता होगा ना 1920 में 1 अगस्त के दिन ही, बताया था ना मैंने, 1920 में 1 अगस्त के दिन किनकी मृत्यु हुई थी,
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इसीलिए इनकी याद में 1 अगस्त को क्या मनाया जा रहा था, बार बार तिलक दिवस मनाया जा रहा था। तो कब मनाया गया, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में कांग्रेस द्वारा तिलक दिवस, कांग्रेस द्वारा क्या मनाया गया, तिलक दिवस, तिलक दिवस। अभी जो कांग्रेस द्वारा तिलक दिवस मनाया गया था, इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कोट किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कोट किया, और उन्होंने कहा हम आग से खेल रहे हैं, हम आग से खेल रहे हैं, हम दोधारी तलवार से खेल रहे हैं, हम दोधारी तलवार से खेल रहे हैं। हम आग से खेल रहे हैं, हम दोधारी तलवार से खेल रहे हैं, जिसकी चोट क्या है, दोहरी है। चोट कैसी है इसकी, डबल चोट है, दोहरी चोट है, और यह सामने वाले व्यक्ति को भी घायल कर सकती है और हमें भी घायल कर सकती है। यह है सामने वाले व्यक्ति के साथ साथ स्वयं आक्रमणकर्ता को भी, किसको, आक्रमणकर्ता को भी क्या कर सकती है, घायल कर सकती है, घायल कर सकती है। कौन कर सकती है, ये जो ये कर रहे थे ना आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो मना रहे थे, वो शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए किसने कहा, आपके कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब 7 अगस्त 1942 को क्या होता है, तो 7 अगस्त 1942 को आपके क्या होता है, ग्वालियर का जो टैंक मैदान है वहां पे क्या होता है, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। क्या होता है, 7 अगस्त 1942 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ, ग्वालियर का टैंक मैदान, ग्वालियर के टैंक मैदान में। और इसी टैंक मैदान में क्या होता है, अध्यक्ष कौन था इसका, देखिए अध्यक्ष तो 1940 से 45 तक एक ही व्यक्ति रहेगा, और वो कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने, किसने कहा, आपके गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो। क्या नारा दिया, करो या मरो। इंग्लिश में क्या बोलते हो, डू और डाई। करो या मरो का क्या दिया था, नारा दिया था। किसने दिया था, आपके गांधी जी ने। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके जो कौन है, 9 अगस्त को सरकार, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी कुछ करे जाएंगे, सरकार भी तो कुछ करेगी ना। तो अब सरकार क्या करती है कि 9 अगस्त को रात को क्या चलाती है, ऑपरेशन 0 आवर, यानी लगभग 12 बजे। 9 अगस्त की रात्रि को 0 आवर, यानी जब 0 बजा होता है, यानी 12 बजे होते हैं, उस समय क्या करती है, एक ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन 0 आवर। और उसके माध्यम से कांग्रेस के सभी बड़े नेता, लगभग जो बड़े नेता हैं, जैसे गांधी जी हुए, नेहरू साहब हुए, इन सबको क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। कौन गिरफ्तार कर लेती है, आपकी गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेते हैं, सरकार के पास तो होता है। तो ऑपरेशन 0 आवर क्या चलाया, ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया, 9 अगस्त 1942
टू को। अब इस ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से क्या होता है, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की लगभग क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। ये चलाया ऑपरेशन जीरो आवर। अब इसमें क्या होता है, आपके गांधी जी, ये लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, गांधी जी हुए, ठीक है, कस्तूरबा यानी गांधी जी की पत्नी, गांधी जी कस्तूरबा महादेव देसाई। कौन है दोस्तों, महादेव देसाई। ये नेता नहीं थे, आप गलत फहमी मत पाल लेना कि महादेव देसाई नेता थे, ये गांधी जी के निजी सचिव थे। क्या थे, गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी। और सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये चारों को कहां रख दिया, इन चारों को रखा पूना के आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में। मतलब इनको गिरफ्तार करके नजरबंद कहां कर दिया, पूना के आगा खां पैलेस में। फिर जवाहरलाल नेहरू, अब दूसरे देख लो, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, गांधी जी के खास थे ना, त्रिपुरी संकट के समय बता दिया था गांधी जी ने। पट्टाभी सीतारामैया, आपके जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इनको कहां, इनको रखा अहमदनगर के किले में। इन सबको कहां पे रखा, इन सबको रखा आपके अहमदनगर के किले में, अहमदनगर किले में। इनको क्या कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर रहे हैं अहमदनगर किले में। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपके जो गांधी जी हैं इनको कहां रखा गया था। तो गांधी जी को कहां रखा गया था, आगा खां पैलेस पूना में। नेहरू जी के लिए पूछा हुआ है ये प्रश्न, कहां रखा गया था, अहमदनगर के किले में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत, और जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं, पीसीएस की परीक्षाएं, उनमें अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत को कहां रखा गया था। ठीक है, अगला है आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहां रखे गए, पटना जेल, पटना जेल। राजेंद्र प्रसाद। जेपी नारायण, जेपी नारायण, जेपी नारायण कहां गए, आपके हजारीबाग सेंट्रल, हजारीबाग सेंट्रल में। ठीक है, ये हो गए आपके जेपी नारायण। अब यहां से क्या होता है, हजारीबाग से जेपी नारायण फरार हो जाते हैं और एक आजाद दस्ते का गठन करते हैं। यहां से क्या हुए, जेपी नारायण फरार हुए, फरार होकर इन्होंने क्या किया, आजाद दस्ते का गठन किया। क्या किया, आजाद दस्ते का गठन किया आपके जेपी नारायण ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बड़े नेताओं की जब गिरफ्तारी हो जाती है ना, तो फिर दूसरी पीढ़ी के नवयुवक नेता, मतलब जो बड़े नेता देखे गांधी जी, नेहरू जी, ये सब गिरफ्तार हो गए, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, तो अब नए नेता आम सामने आएंगे। अब वो कौन कौन आते हैं वो हम देखते हैं, तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब इसके बाद क्या होता है, अब दूसरी पीढ़ी के नए नेता, अब नए नेता कौन कौन है दूसरी पीढ़ी के, तो दूसरी पीढ़ी के नए नेता आपके जेपी नारायण साहब, जो यहां से क्या हुए, गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, हजारीबाग से, लेकिन क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। तो आपके जो ये जेपी नारायण साहब हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी आंदोलन को अब नेतृत्व देना शुरू कर दिया। राम मनोहर लोहिया जी, ठीक है, तो अब ये कई सारे नेता हो जाएंगे। तो अब दूसरी पीढ़ी के नए नेता कौन है, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, RM लोहिया, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन के अलावा आपके छोटू भाई रघु तिलक, छोटू भाई रघु तिलक,
ये अब दूसरी पीढ़ी के क्या हैं, कुछ नए नेता आएंगे, ठीक है। बीजू पटनायक जो उड़ीसा में क्या रहे, लंबे समय तक सीएम रहे। जो अभी उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, वो इन्हीं के बच्चे हैं, बीजू पटनायक साहब के, और इन्हीं के नाम पे बीजेडी वहां चलता है, बीजू जनता दल, इन्हीं की नाम पे बनी हुई पार्टी है वो, बीजू पटनायक के नाम पे। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। इनके अलावा आपके अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता। आप और किसी का नाम याद रखे ना रखे, इनका दोनों का जरूर रखना। क्यों? क्योंकि महिला हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी महिला नेत्री ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो वो कौन सी थी? अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता। इन्होंने सबने क्या किया? भूमिगत रहकर, क्या किया? भूमिगत रहकर, मतलब अंडरग्राउंड जिसको बोलते हो ना आप, भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया, आंदोलन को नेतृत्व दिया, नेतृत्व दिया। किसने दिया? आपके ये जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, छोटू भाई तिलक, बीजू पटनायक, नरेंद्र देव, अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता, इन सभी ने क्या किया? भूमिगत रहकर के आंदोलन को नेतृत्व दिया। अब इस आंदोलन में क्या थे? जनता की भूमिका कैसी रहती है? स्वतः स्फूर्त रही। कौन सी रही? स्वतः स्फूर्त। जनता की स्वतः स्फूर्त, यानी अब जनता अपनी मर्जी से ही क्या हो रही है? इसमें भाग ले रही है। स्वतः स्फूर्त भूमिका के कारण इसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। कारण इस आंदोलन को अगस्त क्रांति क्या कहा जाता है दोस्तों? अगस्त क्रांति कहा जाता है। अगस्त क्रांति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता की क्या थी? खुद की भूमिका थी। अब ये आंदोलन जो है ना, यहां से क्या होता है कि ये बंबई, अहमदाबाद ऐसे क्षेत्रों से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया? गांवों तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? गांवों तक। क्योंकि जब तक आंदोलन गांव में नहीं पहुंचेगा तो आंदोलन क्या नहीं बनेगा? व्यापक नहीं बनेगा। अब आंदोलन जो था वो कैसे चल गया? आपके अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन शहरों को छोड़ करके कहां पहुंच गया? सीधा कहां पहुंच गया? आपके गांवों में। अब है राम मनोहर लोहिया व उषा मेहता, लोहिया व उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया व उषा मेहता ने जनता को नेतृत्व प्रदान करने के लिए, जनता को नेतृत्व प्रदान करने के लिए क्या किया? एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी, और वो भी कहां करी? आपके बंबई के निकट। नेतृत्व प्रदान करने के लिए बंबई के निकट भूमिगत क्या की? भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना। रेडियो स्टेशन की स्थापना की। किसने? आपके राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने। अब इस समय क्या होता है कि जो आपके अहमदाबाद के मजदूर थे, उन्होंने 3 महीने से भी अधिक समय तक क्या की? हड़ताल की। क्या की? हड़ताल की। अहमदाबाद के मजदूरों ने 3 महीने से अधिक क्या की? हड़ताल की। इसीलिए अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का स्टेलिनग्राद। क्या कहते हैं? भारत का
स्टालिनग्राद। और ये स्टालिनग्राद कहाँ पे है? ये आपके रशिया में, क्योंकि रशिया में भी क्या हुआ था, ऐसे ही एक लंबे समय तक क्या हुई थी, हड़ताल हुई थी। क्या हुई थी? हड़ताल हुई थी। आप लोग एक स्क्रीनशॉट। अब इसी आंदोलन के समय में भारत में क्या होती है, भारत में कुछ समानांतर सरकारों की क्या होती है, स्थापना होती है। क्या होती है दोस्तों? समानांतर सरकारों की क्या होती है, स्थापना। समानांतर सरकार आप समझते हैं ना, समानांतर सरकार का अर्थ होता है कि दो सरकारें एक साथ। देखिए समानांतर क्या है, ये है। अब ये दोनों क्या एक साथ चल रही हैं। अगर आप छोटा बड़ा किसी को समझ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, अब ये दोनों क्या हो रही हैं, एक साथ चल रही है। पटरी जो होती है ना हमारी रेल की पटरी, उसकी दो पटरियां होती है ना, उनकी तरह है, एक दूसरे के साथ जरूर चलती है लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाती है। वो वाला ही सिस्टम है कि यहाँ पर क्या हो गए, सरकार के दो ध्रुव बना दिए गए। एक ध्रुव जो कि ओरिजिनल गवर्नमेंट है और दूसरी कैसी है, भारतीयों द्वारा स्थापित गवर्नमेंट है। कैसी है? भारतीयों द्वारा स्थापित गवर्नमेंट। अब भारतीयों की गवर्नमेंट को क्या है, कोई भी क्या नहीं दे रहा है, वैधता नहीं प्रदान कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है दोस्तों? वैधता प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे समय में भारत में क्या बनी है, कुछ समानांतर सरकारें। और समानांतर सरकारें किस किस के नेतृत्व में बनी, तो आपको पता है कि आपके बलिया में बनी, चीतू पांडे के नेतृत्व में। तो ये सारी समानांतर सरकारें बनेंगी। तो इसी समय क्या होता है, समानांतर सरकारें, समानांतर सरकारें। ठीक है, तो अब समानांतर सरकारें कौन कौन सी बनती हैं, तो पहली देखते हैं हम, बलिया, गाजीपुर व बनारस। यहां पे तो कौन बनाएगा, यहां बनाएंगे आपके चीतू पांडे। कौन बनाएगा? चीतू पांडे। बलिया, गाजीपुर और बनारस समानांतर सरकार मैंने बता दिया आपको। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है, अब इंडियंस कह रहे हैं हम भी हमारी सरकार चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सरकार चला, लेकिन ये वैध सरकारें नहीं थी। क्या नहीं थी? वैध सरकारें नहीं थी। तो बलिया, गाजीपुर, बनारस में चीतू पांडे। दूसरा नंबर आपके तामलुक, और तामलुक कहाँ पे है, मिदनापुर बंगाल में। कहाँ पे है तामलुक, कहाँ पे है, मिदनापुर बंगाल में, मिदनापुर बंगाल। तो वहां पे आपके किसके नेतृत्व बन रही है, वहां पे बन रही है सतीश सामंत। किसके नेतृत्व में? सतीश सामंत व मातंगी हजारा, मातंगी हजारा। इन दोनों के नेतृत्व में क्या चल रही है, आपके समानांतर सरकार चल रही है। फिर है आपके सतारा। कहां पे आपके सतारा, और सतारा कहां पे है, महाराष्ट्र। सतारा कहां पे है, महाराष्ट्र। कुछ याद आ रहा है सतारा से? नहीं याद आ रहा है तो बताया था क्रांति के समय कि 1848 में सतारा को क्या किया था, डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत क्या कर लिया था, हड़प लिया था। दोस्तों यार याद तो रखना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं होगा। आपको देखिए चीजें एक दूसरे से जोड़नी ही पड़ेगी। इतिहास है और इतिहास अलग अलग नहीं चलेगा। गांधी मैंने आपको अलग करके पढ़ा दिया, इसका मतलब नहीं है हर चीज अलग हो जाएगी, चीजें एक दूसरे से जुड़ के ही आएंगी। तो सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने चलाइए आपके, नाना पाटिल, नाना पाटिल और वाईवी चौहान प्लस वाईवी चौहान। इन दोनों ने क्या है आपके सतारा में क्या करी, एक सरकार बनाई। और ये जो सरकार थी ना समानांतर सरकार, ये सबसे लंबी थी। और ये सरकार कितने समय तक चली, लगभग 2.5 वर्ष। कितने समय तक चली दोस्तों, लगभग 2.5 वर्ष तक आपकी ये समानांतर सरकार। अब देखिए आपके अलग अलग संगठन बनते हैं। तो तामलुक में तो कौन सा, तामलुक में संगठन बना विद्युत वाहिनी, समाज सेवी संगठन है ये। तामलुक में तो बना विद्युत वाहिनी। तामलुक का है मिदनापुर बंगाल में। और आपके उड़ीसा में क्या बना, रक्त वाहिनी। उड़ीसा में कौन सा बना, रक्त वाहिनी। और ये जो रक्त वाहिनी था
ये दोनों कैसे हैं? समाज सेवी संगठन। अब देखिए जो आपके अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी इसी समय एक खुद का ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि अंबेडकर के हित अलग थे और अंबेडकर साहब ने किया कि यह आंदोलन तो एक तरीके से पूर्णतः अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। कैसा है? अनुत्तरदायित्वपूर्ण। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो सोचते थे कि अभी ब्रिटिशर्स को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी क्या होती है, अलग सोच होती है। तो अंबेडकर साहब ने इसको क्या कह दिया कि ये जो आंदोलन है आपके कैसा है? अंबेडकर क्या बोला अंबेडकर ने कि यह आंदोलन कैसा है आपके? अनुत्तरदायित्वपूर्ण। अनुत्तरदायित्वपूर्ण व पागलपन भरा। पागलपन भरा इसको बोल दिया आंदोलन को। इसके अलावा आपके तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ने इसको क्या कह दिया? असामयिक और विवेकहीन। मतलब उन्होंने तो इसका समय भी सही नहीं बताया। तेज बहादुर सप्रू ने असामयिक और विवेकहीन। किसने बोला? आपके तेज बहादुर सप्रू ने बोला। अब देखिए दोस्तों, ये हो गए इसके बारे में कुछ फैक्ट है कि बलिया, गाजीपुर, बनारस में चीतू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी थी। दोस्तों ये प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि बलिया में जो समानांतर सरकार है किसके नेतृत्व में बनी, तो आप फिर प्रॉब्लम में आएंगे। चीतू पांडे ने बनाई। तामलुक में सतीश सामंत और मातंगी हजारा ने। सतारा में नाना पाटिल और वाईवी चौहान ने। और सबसे लंबी कौन सी थी? सतारा की थी। फिर ये विद्युत वाहिनी तामलुक, उड़ीसा में रक्त वाहिनी, ये दोनों समाजसेवी संगठन। अंबेडकर जी ने इसको अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कह दिया, और तेज बहादुर सप्रू ने इसको असामयिक और विवेकहीन कह दिया। ये बात हो गई आपके भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अब हम देख रहे हैं आगे कि ये जो आंदोलन था ना, इसका विरोध किस किस ने किया, तो हम वो देख लेते हैं। अब इसमें आंदोलन का विरोध, क्योंकि ऐसा नहीं है ना हिंदुस्तान में आप ये देखते हैं। देखिए अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि वर्तमान में गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध होता है, ऐसा नहीं होता है। हम हिंदुस्तानी शुरुआत से एक अलग ही पैटर्न पाले बैठे हैं कि हम थोड़ी केकड़ा देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कुछ केकड़ा प्रवृत्ति टाइप में होती है। आप भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं। अगर सहारा देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पे देखिए कौन कौन करेगा, आपके हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा फैक्चुअल्स की। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, यानी सब धर्मों के लोग भी क्या कर रहे हैं? इसका विरोध करेंगे। अरे यार क्यों? आपको एक देश होते हुए एक देश के साथ जीना चाहिए ना। तो अब देखिए इसका विरोध किस किस ने किया। विरोध किया आपके मुस्लिम लीग, ठीक है, हिंदू महासभा, राजगोपालाचारी साहब तो पहले से ही कर रहे थे, ठीक है, हिंदू महासभा, अंबेडकर साहब, अंबेडकर जी ने तो अनुत्तरदायित्वपूर्ण ही बोल दिया था इसको, राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने क्या किया। और आपके जो ये वामपंथी होते हैं ना, लेफ्टिस्ट, ये शुरू से ही राष्ट्रवाद के खिलाफ रहे हैं। वामपंथी दलों ने क्या किया, आपके जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका क्या कर रहे थे ये लोग, विरोध कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए इस आंदोलन में क्या होता है, हिंसा होती है। क्या होती है? हिंसा होती है। अब देखिए इतना बड़ा आंदोलन चलेगा, भारत छोड़ो के नाम पे, तो हिंसा तो होना जायज है। अब यहाँ पे अंग्रेजों को एक दिमाग याद आया कि 1922 में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, हिंसा हुई थी, तो गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन रोक दिया था। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि देखो आपके आंदोलन में हिंसा हो रही है। अब गांधी जी ने कहा कि ये हिंसा एरी गैरी हिंसा नहीं है, ये हम आंदोलनकारी आगे से नहीं कर रहे, ये तो हिंसा के प्रति उत्तर में हिंसा है। क्या है? हिंसा के प्रति उत्तर में हिंसा है। और गांधी जी ने इसके विरोध में क्या कर लिया,
21 दिन का उपवास भी कर लिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्या किया? 21 दिन का उपवास किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने आंदोलन में हुई हिंसा का क्यों गांधी जी भी एक बात समझ चुके थे कि मैं एक बार गलती कर चुका हूं, बार बार गलती करूंगा तो शायद मैं भी प्रासंगिक हो जाऊं, तो प्रासंगिक हो जाऊं, मेरा भी क्या है, एक विकल्प मिल जाए। तो गांधी जी ने इसलिए सोचा कि यार अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश आजाद होके ही माने। तो अंग्रेजों ने आंदोलन में हुई हिंसा का विरोध करने को, हिंसा का विरोध के लिए गांधी जी को कहा। गांधी जी ने इसे हिंसा के प्रत्युत्तर में हिंसा कहा। वह 21 दिन के उपवास पर बैठे। कौन बैठ गए? आपके गांधी जी बैठ गए 21 दिन के उपवास पे। क्यों? अब कहां बैठे हैं? देखिए गांधी जी कहां उपवास कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए अभी भी गांधी जी कहां है, वही आगा खा पैलेस में। कहां है दोस्तों? आगा खा पैलेस में। अब गांधी जी उपवास करते करते क्या हो रहा है, गांधी जी की तबीयत बिगड़ गई है। क्या हो गई है? तबीयत बिगड़ गई। तो अब देखिए इस समय तबीयत बिगड़ने के कारण गांधी जी की तबीयत बिगड़ने पर गांधी जी की तबीयत बिगड़ने पर HP मोदी, हरिप्रसाद मोदी, HP मोदी, NR सरकार और MS अणे, MS अणे, इन तीनों ने क्या किया? गवर्नर की परिषद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। गवर्नर की परिषद से इस्तीफा। इस्तीफा दे दिया। गांधी जी की तबीयत बिगड़ने पर HP मोदी, NR सरकार, MS अणे ने गवर्नर जनरल की परिषद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अब 1942 में तो किसकी मृत्यु हुई थी? आपके महादेव देसाई की। देसाई जो कौन थे? गांधी जी के सचिव। आप यहां पे लिख लीजिए एक बार, कहीं समस्या हो जाए। गांधी जी के निजी सचिव। ठीक है। और 1944 में किसकी मृत्यु हो गई? कस्तूरबा की मृत्यु। गांधी जी की पत्नी है ना कस्तूरबा, उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मार्च 1944 में, यानी इनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद गांधी जी क्या हो गई? रिहाई भी कर दी। मार्च 1944 में स्वास्थ्य कारणों से क्या कर दी? गांधी जी की रिहाई। स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी की भी क्या हो गई? रिहाई हो गई। गांधी जी की रिहाई। अब ये कंडीशन चल रही है आपके 1944 तक की। आप लोग एक स्क्रीनशॉट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये हो गया आपके। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपके क्या हुआ? गांधी जी रिहा कर दिए। कब रिहा किए? आपके मई 1944 में। कब रिहा करे गए गांधी जी? सॉरी दोस्तों, ये मार्च नहीं है, आप इसको मई 1944 करना है। क्या करना है? मई। और मई भी कौन सी? 6 मई 1944। ठीक है। मई 1944 में क्या हुआ? गांधी जी रिहा हुए। अब
जुलाई, इसके बाद जुलाई में 1944 पे क्या होता है, जो आपके सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए हुए थे, सिंगापुर चले गए थे ना, तो वहां से गांधी जी को गाँव जो आपके सुभाष जी थे उन्होंने रेडियो के भाषण के द्वारा गांधी जी को क्या कह दिया, राष्ट्रपिता कह दिया। तो जुलाई 1944 सुभाष समझ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो भाषण के द्वारा, रेडियो भाषण के द्वारा क्या कहा, गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी, राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा किसने कहा था गांधी जी को, महात्मा कहा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जुलाई 1944 में ये सब कहा। अब क्या, ये आंदोलन चलता रहता है, आंदोलन कंटिन्यू होता गया, अंग्रेजों को भी लगने लगा। बीच में आपको सभी को पता है क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, गोपालाचारी फॉर्मूला आया, ये सब चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि लगने लग जाता है अंग्रेजों को कि भारत को क्या करना है, आजाद करना है। तो अंग्रेज 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पे राजी हो जाते हैं, क्योंकि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पहले ही कर दी थी। ध्यान है ना आपको, 1940 में जिन्ना क्या कह देगा कि हमें तो एक दूसरा मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। वो मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में बात करूंगा जब समझाऊंगा थोड़ा उसके बारे में। तो अब इसके बाद क्या होता है आपके 1947 में मार्च में, देखिए गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं कभी भी भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा। क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस भी अगर बंटवारा मंजूर करेगी तो मेरी लाश पर करेगी। तो गांधी जी ने कहा अगर कांग्रेस बंटवारा, देखिए ये स्टेटमेंट बड़े बहुत हैं लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए इनके ऊपर। अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करती है तो उसे मेरी लाश पर करना होगा, लाश पर करना होगा। ये किसका स्टेटमेंट, आपके गांधी जी का। कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, देखिए ये सब गांधी जी के स्टेटमेंट है। जब तक मैं, क्या कह रहे हैं गांधी जी कि जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी ना होऊंगा। भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा। और गांधी जी की नाराजगी क्या समझी जाती थी उस समय, एक तरीके से कांग्रेस की नाराजगी। और कहा कि और अगर मेरा वश चला, गांधी जी कह रहे हैं कि अगर भाई मेरी बात मानी गई, मेरा वश चला, तो इसे, तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत ना दूंगा। इजाजत ना दूंगा। ये किसने कहा, आपके गांधी जी ने कब कहा, मार्च 1947 में। अब इसके कुछ दिनों बाद, यानी आप देख लीजिए लगभग अप्रैल का जो महीना था उसी में गांधी जी का एक दूसरा स्टेटमेंट आया। तो गांधी जी ने कुछ दिनों बाद ही क्या स्टेटमेंट देते हैं गांधी जी कि देश की हालत बहुत खराब है, देश की हालत कैसी है, खराब है। अब ऐसी हो गई है कि बंटवारा अवश्यंभावी लगता है। बंटवारा क्या लगता है, अवश्यंभावी लगता है। बंटवारा क्या लगता है, अवश्यंभावी लगता है। फिर आपको पता ही है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया आपके? जुलाई 1947। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद क्या होता है कि आप सभी को पता होगा 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे। उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी गोली मारकर। क्या कर दी? गांधी जी की हत्या कर दी। कैसे? गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को। तो इसके बाद आपके 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। वैसे शायद कोई होगा आप में से जो इस बात को नहीं जानता होगा, बाकी ये चीजें हमें छोटी क्लास में ही बता दी जाती हैं। क्योंकि गांधी जी एक इतना बड़ा भारतीय इतिहास का क्या था? व्यक्तित्व था कि उनकी वजह से सब कुछ पढ़ाया था। नाथूराम गोडसे ने क्या करी? उनकी हत्या कर दी। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकें। हमें गांधी जी के बारे में अब सब कुछ पढ़ना है आज। लिखित क्या है ये? गांधी जी की पुस्तकें। तो गांधी जी की पुस्तक क्या है? पहली है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ क्या है? गांधी जी के प्रयोग। किस? और ये क्या है? उनकी आत्मकथा। नाम पढ़ा है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, वही है ये, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरा है इनका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल, ठीक है। ये किसने लिखा? गांधी जी ने ही लिखा। इसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह, देखिए काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं गांधी जी ने। सत्याग्रह लिखा, राजनैतिक प्रचार पत्रिका, राजनैतिक प्रचार पत्रिका। इसके अलावा आपके जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट का, अनटू द लास्ट, रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट। मैंने बताया था ना गांधी जी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। अनटू द लास्ट की क्या की? गुजराती में व्याख्या, गुजराती में व्याख्या की। और इसके अलावा दोस्तों आपके 1996 में जो आपकी भारत सरकार है, केंद्र सरकार, उसने क्या किया? 1996 में भारत सरकार ने गांधी जी को सम्मान देते हुए क्या किया? भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट बनाए। महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी किए। क्या किए? नोट जारी किए। किसने किया? आपके भारत सरकार ने। तो ये तो बात हो गई आपके गांधी जी और गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तकों की। अभी तक दोस्तों हमने गांधी जी के अच्छे अच्छे कार्यों की चर्चा की है कि गांधी जी किस वजह से इतने फेमस हुए थे। अब हम कुछ मिनट के लिए चर्चा करते हैं गांधी जी की आलोचनाएं जो की जाती है ना। देखिए हमेशा समय और स्थिति हर कार्य के लिए अनुकूल नहीं होती है। तो गांधी जी ने जो कार्य ठीक लगा, जो उस परिस्थिति के अनुसार सही था, वो किया। फिर भी गांधी जी की कुछ चीजों पर क्या होती है? आलोचना होती है। तो हम वो भी देख लेते हैं गांधी जी की आलोचना क्यों होती है, क्योंकि जरूरी है। इतने बड़े व्यक्तित्व को हम पढ़ रहे हैं, तो इतने बड़े व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ यही नहीं है उसके
बेटर ही बेटर पॉइंट देखे जाएंगे, हमें उसकी कुछ जो कमियां हैं उस व्यक्तित्व के साथ उनको भी हमें देखना होगा। तो अब गांधी जी की क्या है, आलोचना की जाती है। क्या की जाती है, आलोचना। आलोचना गांधी जी की भाई किस किस पॉइंट पे हो रही है, तो आप पहला पॉइंट देखो कि गांधी जी ने क्या है, दोनों विश्व युद्धों में किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। जब गांधी जी को सुभाष जी ने कहा था ना, देखिए पहले में तो गांधी जी भारतीय राजनीति से जुड़े नहीं थे, तो सार्जेंट गांधी उन्होंने भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए बोला, तो साथ दिया। और दूसरे विश्व युद्ध में सुभाष जी ने कहा कि हम क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं, तो गांधी जी ने मना कर दिया और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया है। आंदोलन व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का मतलब ये नहीं है गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा कार्य किया था, वो तो एक सांकेतिक रूप से कार्य था कि हाँ हम शांत नहीं बैठे हैं बस, और बाकी कुछ कर नहीं रहे थे। तो दोनों विश्व युद्धों में गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, इसके अलावा खिलाफत जैसे आंदोलन को, सांप्रदायिक जो आंदोलन था उसे क्या करा, राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। खिलाफत जैसे सांप्रदायिक, क्योंकि खिलाफत क्या था, केवल मुस्लिम जगत से जुड़ा हुआ था, आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। क्या बनाया, राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। खिलाफत का क्या सा बना दिया इन्होंने, राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। चोरा चोरी कांड के तुरंत बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। देखिए गांधी जी की आलोचनाएं होंगी इनमें, चोरा चोरी कांड के बाद, क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि शायद उसी समय भारत को या तो पूर्ण स्वराज नहीं तो स्वराज तो मिल ही जाता। तो चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन क्या है, स्थगित करना। स्थगित करना, ठीक है। इसके अलावा क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए बात नहीं करना, इसी वजह से क्या है, भगत सिंह की क्या नहीं हुई थी, रिहाई नहीं हुई थी। तो सशस्त्र क्रांतिकारियों कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों की क्या है, निंदा करना। तो क्रांतिकारियों की निंदा करना। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें क्या है, ये क्रांतिकारी आंदोलन को धक्का लगा। इससे गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई न करवा पाना, ये गांधी जी की कुछ कमियां तो रही हैं दोस्तों, इनको आप इनको कम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके अलावा जो त्रिपुरी संकट के समय सुभाष चंद्र बोस का क्या है, नाखुश होना। त्रिपुरी संकट के समय बोस के चुनाव पर नाखुश होना। ये कुछ गांधी जी की कमियां तो थी ही। इसके अलावा आपके जो भारत की स्वतंत्रता के समय उसमें सरदार पटेल को हटा करके स्वतंत्रता के समय पटेल की जगह नेहरू को पीएम उम्मीदवार, पीएम का क्या बनाया, उम्मीदवार बनाया। और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को स्वतंत्रता पश्चात पाक को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर क्या है, अनशन किया। देने की जिद पर अनशन।
तो ये दोस्तों क्या है, गांधी जी की कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां हैं। देखिए गांधी जी की आलोचनाएं हमने पढ़ ली। गांधी जी ने भारतीय परिस्थितियों में भारतीय राजनीति को जो जो योगदान दिया हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर अभी भी आप नए हो, किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी आप अपने घर पे रहिए, तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए हम भी आपके साथ बने रहें। अभी तक जितना साथ दिया है वो आगे देते रहना। जय हिंद दोस्तों।